हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोज्ञान बाय डॉली वर्मा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने दो वीडियो में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जनरल बातें आपको बताएंगे और इसका प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन है, किन किन डेज में प्रेगनेंसी हो सकती है, किन किन डेज में प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस होगा, जिसे बायोलॉजी वाले और नॉन बायोलॉजी वाले दोनों ही समझ सकते हैं। बट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकेंड वीडियो होगी, उस केवल और केवल बायोलॉजी वाले बच्चों को ही समझ में आएगी। ओके। सेकंड जो बात आपसे कहनी है वो ये कि मैं अपनी हर एक वीडियो में जो आपको नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक जरूर देती हूँ। तो बच्चों, आप वहां से डाउनलोड कर लिया करिए। आपके पास मेरे पास आपके जो कमेंट्स आते हैं, मैडम नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, वो आप वहां से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे को नोट्स देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप वहां से डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा नोट्स की हमने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां भी पीडीएफ फाइल की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि अभी हम बात केवल ह्यूमन फीमेल्स के बारे में करेंगे, औरों में भी होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ह्यूमन फीमेल्स, ओके। फीमेल्स के अंदर एक साइकिल होती है जो कि आपकी 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। अगर हम एक दिन यहाँ देखें तो ये टोटल जो साइकिल होती है वो होती है 28 डेज। ओके, 28 to 29 डेज की। इस पूरी साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में होता क्या है, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले तो देखिए, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखी तो उसे देख लो, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। ओके, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि ह्यूमन फीमेल्स में होती है, जिसे हम माहवारी भी कहते हैं, जिसे हम डेट आना भी कहते हैं, ओके, जिसे हम एमसी से होना भी कहते हैं, तो ये जो ह्यूमन फीमेल्स में होती है, इसमें क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो ओवरी है, एक तो इसके अंदर, दूसरा ये जो यूटरस है, क्या है ये? यूटरस। इसके अंदर इन 28 दिनों में, 28 डेज में, इस ओवरी के अंदर और इस यूटरस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, इन चेंजेस को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कि किसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो बच्चों, ये जो साइकिल है 1 से 28 दिन की, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 5 डेज होते हैं, ओके, इसमें फर्स्ट, ये देखिए मैंने डेज लिख रखे हैं, ये पहला दिन, ये पांचवा दिन, एंड ये 28। ओके, बीच के हम अभी मेंशन करेंगे जो जो जरूरत होगी। तो ये जो पहले से फिफ्थ डे, 1 to 5th डे जो होता है, एक से जो पांचवा दिन होता है, इस दिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है, डिस्कस करेंगे अभी। अभी समझो, एक से पांचवा दिन जो होता है, उस दिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है? समझो इसे कि ये जो यूटरस है, ओके, ये यूटरस की जो ये वाली वॉल है, एंडोमेट्रियम, अंदर वाली वॉल को क्या बोलते हैं? पढ़ाया था ना मैंने पिछली वीडियो में। यूटरस की अंदर वाली वीडियो को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो यूटरस की जो एंडोमेट्रियम है, ये टूटना फूटना शुरू कर देती है। इसके टूटने फूटने की वजह से इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूटने लग जाती हैं। तो उसकी वजह से ये जो ब्लड है, ये सारा का सारा वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आता है फीमेल्स में। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। और नॉर्मली ये 1 to 5th डे, यानी कि 1 से 5 दिन तक चलती है। इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्यों होती है बताएंगे अभी, पहले डेज में डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद 5th डे तक हो गया हमारा। अब इसमें 28 दिन है, तो कोई ना कोई 14वां दिन भी आया होगा। तो जो 14th डे है, ठीक है, इसको मैं जरा हाईलाइट करके दिखाऊंगी। जो इसमें 14th डे है, जो 14वां दिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेगनेंसी को समझना है तो आप इस चीज को जरूर समझिए कि इसमें जो 14वां दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिन से मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक कैलेंडर लेके और 1 तारीख से डिवाइड करेंगे। 1 तारीख से डिवाइड नहीं करना। जिस डेट से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसे पहला दिन माना जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लीडिंग को पहले दिन दिखाया है। अगर आपकी ब्लीडिंग 5th डे से महीने के 5 तारीख को अगर आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसे पहला दिन माना जाएगा। अगर आपकी ब्लीडिंग महीने के 18 तारीख को स्टार्ट होती है, तो उसे पहला दिन माना जाएगा। बट हम जनरली
1 तारीख को पहला दिन मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। ओके, तो इसमें जो 14वां दिन है, ओके, जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उससे 14वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस दिन ओवम, जिसे हम फीमेल एग बोलते हैं, वो रिलीज होता है ओवरी से। समझ में आया? तो इसमें हम कह देते हैं कि इस दिन क्या होता है, एग रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओके, या ओवम, एग या ओवम कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। किसी बुक में एग दे रखा है, किसी बुक में ओवम दे रखा है। बायोलॉजी के अगर आप बात करो तो ओवम बोलिए, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, ओवरी के अंदर से क्या रिलीज होता है, ओवम, और ये ओवम यहाँ आ जाता है इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर ये ओवम आ जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये ओवम। इसे फीमेल गैमीट बोलते हैं, इसे फीमेल का जनरल भाषा में अगर हम बोलें, ठीक है, जो बिना बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो इसे फीमेल का बीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिलीज होता है कौन से दिन, 14वें दिन। ओके, और जब ये ओवम यहाँ पर रिलीज होता है तो इसके 2 रास्ते होते हैं, इस ओवम के 2 रास्ते होते हैं। देखिए कंडीशन यहाँ पर भी तो 2 होंगी। एक कंडीशन कि अगर यहाँ पर ओवम निकला और यहाँ पर स्पर्म भी अवेलेबल है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ओवम निकला और यहाँ स्पर्म भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जरा मैं इसे साफ करती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर ओवम के 2 रास्ते समझने होंगे। ये हमने बनाया यहाँ पर ओवम, राइट, प्यारा सा छोटा सा ओवम। इसके 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता इसका क्या है कि जिस समय ये यहाँ पर निकला ओवम, और उस समय अगर यहाँ पर स्पर्म भी अवेलेबल है, अगर यहाँ स्पर्म भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो स्पर्म अवेलेबल होंगे। तो अगर यहाँ पर ओवम रिलीज हुआ है और स्पर्म अवेलेबल है, तो क्या होगा, ओवम में और स्पर्म में, आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रही मैं, ठीक है, ओवम में और स्पर्म में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर ओवम में और इन स्पर्म में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। इस ओवम में और ये स्पर्म यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे, राइट। और अगर ये ओवम और स्पर्म फ्यूज हो गए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया आपको? अगर स्पर्म अवेलेबल है ओवम के निकलने के टाइम पर, ओवम किस टाइम निकल रहा है, 14वें दिन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उस टाइम स्पर्म अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्लियर? ओके। सेकेंड ओवम का क्या रास्ता है कि सपोज दैट ओवम यहाँ पर रिलीज हुआ है, ठीक है, बट स्पर्म नहीं है। ओवम यहाँ पर रिलीज तो हो गया बट वो खाली बैठा हुआ है, स्पर्म है ही नहीं, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, तो स्पर्म कहाँ से आएंगे। तो अगर ओवम यहाँ रिलीज हुआ है और स्पर्म है ही नहीं, तो ये ओवम बेचारा 1-2 दिन तो इंतजार करता है कि कोई स्पर्म आ जाए आ जाए आ जाए, बेचारा खाली बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई स्पर्म नहीं आता, तो ये ओवम यहाँ पर मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर ये 1 से 2 दिन ये जिंदा रहता है, 1 to 2 डे, और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। यहां अगर ये ओवम खत्म हो गया, ओवम की डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में यहां पर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, नो प्रेगनेंसी। और क्या होगा, केवल और केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। क्या होगा यहाँ पर, मेंस्ट्रुएशन। आपको समझ में आ गया कि अगर ओवम निकल रहा है उस टाइम स्पर्म है तो फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी। और अगर ओवम निकल रहा है और स्पर्म नहीं है, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ नो स्पर्म। अगर स्पर्म नहीं है तो ओवम मर जाएगा, ओवम मर जाएगा तो कोई प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि ये स्पर्म तो पहले ही नहीं था, ओवम भी मर गया, प्रेगनेंसी किस चीज की, बच्चा किससे बनेगा, तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। और क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन होगा मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
अब देखिए आप, एक चीज इसमें आपको ये समझनी है कि ये जो ब्लीडिंग है ये किसकी वजह से होती है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जब ये ओवम रिलीज होता है, ठीक है, तो ये जो यूट्रस है, इस चीज को आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हो रही है ये ब्लीडिंग। ठीक है, क्यों हर मंथ इतना सारा ब्लड फीमेल की बॉडी से बाहर निकल रहा है? क्योंकि जो फीमेल की बॉडी है, ठीक है, वो हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझो। फीमेल की जो बॉडी है वो हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। और ये जो प्रिपरेशन है ये शुरू होती है लड़कियों में लगभग 13 से सॉरी लगभग 12 से 13 साल की उम्र में। 12 से 13 साल की उम्र में ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये स्टार्ट हो जाती है फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी ये कह सकते हो कि 12 से 13 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हर मंथ फीमेल अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। कैसे प्रिपेयर करती है कि यहाँ पर जब ये ओवम निकलता है, ठीक है, तो ये जो यूटरस की लाइनिंग है, देखिए आपको ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि जो बेबी है, जो बच्चा है, उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसका जो पूरा विकास होगा, ठीक है, वो इस जगह होता है, यूटरस में होता है। तो यूटरस में अगर इसका विकास हो रहा है तो यूटरस में उसके लिए अच्छे खासे ब्लड की सप्लाई होना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं कि बच्चे के अंदर जितना भी खाना पीना जाता है, ऑक्सीजन जो जाती है, वो सारी मदर के ब्लड से जाती है। तो अगर यहाँ पर ब्लड की अच्छी खासी सप्लाई होगी तो खाना पीना बच्चे तक अच्छे से जाएगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन बना होता है एक बच्चे के अंदर और मदर के अंदर, और वहीं से ब्लड की पूरी पूरी सप्लाई होती है। सप्लाई नहीं होती, ब्लड के थ्रू खाने पीने की सप्लाई होती है। तो इसलिए यूटरस की जो लाइनिंग है ये इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है, ये जो यूटरस है इसकी ये जो लाइनिंग है ये इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है, और इसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स वगैरह एकदम डेवलप हो जाती हैं, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाती है, बहुत ग्रोथ हो जाती है। ये जो यूटरस है इसकी बहुत ग्रोथ हो जाती है, किस लिए? ताकि बेबी यहाँ पर ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा। किस इंतजार में? समझो, यूटरस क्या इंतजार कर रहा है कि स्पर्म आएंगे, ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, बेबी बनेगा, प्रेगनेंसी होगी, और उस बेबी को हमें यहाँ पर डेवलप करना है। उसके लिए अच्छी सी गद्दी भी तैयार हो गई भाई, जब मोटा मोटा यूटेरस होगा तो एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छी सी गद्दी तैयार हो गई, ठीक है, बच्चे के लिए। और साथ के साथ खाना पीना जो है सारा का सारा ब्लड से जाएगा, तो ब्लड की भी खूब अच्छी खासी ग्रोथ, सॉरी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी भी अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी, इस इंतजार में कि यहाँ पर स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। बट अगर यहाँ स्पर्म नहीं आता, जैसा कि मैंने यहाँ बताया नो स्पर्म, अगर यहाँ स्पर्म नहीं आता तो मैंने बोला ना ओवम 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ओवम जो है हमारा उसकी डेथ हो जाएगी 1 से 2 दिन में। तो अब आप बताओ कि जब इसने इतनी तैयारी जो की हुई है यूटरस में, अपनी इतनी ग्रोथ बनाई, इतनी ब्लड वेसल्स बनाई, उसका क्या होगा? जब प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, जब बच्चा बनेगा ही नहीं, जब बच्चे का डेवलपमेंट ही नहीं करना, तो बेचारे ने इतनी जो तैयारी की है बच्चे को डेवलप करने के लिए, उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो वो सारा का सारा ब्लड के थ्रू इस तरह से बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है, टूट फूट होके। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई मेहमान आया है, आने वाला है, जिसकी आपको तैयारी करनी है, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना है, अपने घर को डेकोरेट करना है, ठीक है, अच्छे से उसके बैठने की व्यवस्था करनी है, खाने की व्यवस्था करनी है, ठीक है। और फिर पता चले आपको पूरे दिन आप लगे हुए हैं, और फिर आपको पता चले अचानक से वो मेहमान आ ही नहीं रहा, तो क्या होगा? हम तो चलो ह्यूमन है, हमारे अंदर बहुत दिमाग है, हम ऐसा नहीं करेंगे, बट एक जनरल इंसान की बात करें तो क्या करेंगे? वो सारा का सामान फेंक देगा, वो सारा का सारा जो घर सजाया हुआ है उसको गुस्से में हटा देगा, फेंक देगा, और जो भी उसने खाना पीना बनाया है वो बिल्कुल फेंक देगा, क्योंकि वो इंसान आ ही नहीं रहा, तो उस खाने पीने का क्या होने वाला है? अब आप कहेंगे मैडम हम भी खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ यूटरस थोड़ी ना इसको खाएगा, ठीक है, तो वो सारा का सारा सामान फेंक देगा। तो बिल्कुल ऐसा यूटरस के साथ होता है कि वो इंतजार करता है कि ओवम स्पर्म आएंगे, ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, बेबी बनेगा, बेबी को हमें डेवलप करना है, ठीक है, उसके लिए अच्छी खासी ग्रोथ करता है, वो ब्लड वेसल्स बनाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्पर्म आया ही नहीं, ओवम मर गया, कुछ भी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उस कंडीशन में क्या करता है? वो गुस्सा होकर अपनी बॉडी से सारा का सारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनको तोड़ फोड़ के बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग।
ओके। और फिर अगले महीने वो वही तैयारी करना शुरू कर देता है। इसकी कैपेसिटी देखो। फिर अगले महीने वो वही तैयारी करने शुरू कर देता है। जब दोबारा से ओवम रिलीज होता है, फिर दोबारा से वही तैयारी करना शुरू कर देता है कि अब शायद स्पर्म आएंगे, अब हम तैयारी करेंगे। फिर से स्पर्म नहीं आते, वो फिर से निकालना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद अगले महीने वो तैयारी करता है कि अब स्पर्म आएंगे, अब हम बेबी को डेवलप करेंगे। फिर स्पर्म नहीं आते, वो मर जाता है, फिर वो बॉडी से निकालना शुरू कर देता है। तो ये हर महीने चलता रहता है। हर महीने यूटेरस दुखी होके ब्लीडिंग की फॉर्म में अपनी जितनी भी ग्रोथ है उसको निकालता रहता है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं रह जाता। ओके। लेकिन जब स्पर्म आ जाते हैं और ओवम और स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं, समझो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्पर्म आ जाए यहाँ पर और ओवम और स्पर्म यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यूटेरस कुछ भी नहीं निकालेगा। भाई क्यों निकालेगा? इतना जो उसने ग्रोथ की है, इतनी जो उसने ब्लड वेसल्स बनाई है, किसके लिए बनाई है? बेबी के डेवलपमेंट के लिए। अब उसे मौका मिल रहा है बेबी को यहाँ डेवलप करने के लिए, क्योंकि स्पर्म और ओवम अगर फ्यूज हो गए तो बच्चा तो बनेगा। तो उसको मौका मिल रहा है बेबी को डेवलप करने के लिए, तो वो ब्लीडिंग क्यों करेगा भाई? वो क्यों निकालेगा उसे बॉडी से बाहर? वो सारा का सारा वो ऐसा का ऐसा बना रहेगा। और जब तक उस बेबी का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, तब तक कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो आपको मैंने समझाया ये चीज कि अगर यहाँ पर ओवम की डेथ होती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती, तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होगी। लेकिन अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में नो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। तो याद रखना, ये जो मेंस्ट्रुएशन है और जो प्रेगनेंसी है ये अपोजिट है। प्रेगनेंसी अगर है 9 महीने तक तो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, कोई ब्लीडिंग 9 महीने तक फीमेल की बॉडी में नहीं होगी, कोई वेजाइना के थ्रू ब्लड नहीं निकलेगा अगर प्रेगनेंसी है 9 महीने तक, क्योंकि वो सारा ब्लड बच्चे के भरण पोषण में यूज होगा। ओके। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो जब तक नहीं है प्रेगनेंसी, जब तक बॉडी से हर मंथ ब्लड निकलता रहेगा। ओके। टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके। तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया, प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और मेंस्ट्रुएशन है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे हार्मोन्स इसमें इस सारी प्रोसेस में काम करते हैं। एक चीज आपको इसमें ये समझनी है कि एक बार ये वाली ओवरी ओवम निकालती है, यानी कि एग निकालती है, और दूसरे महीने ये वाली ओवरी ओवम निकालती है, एग निकालती है। यानी कि ये दोनों ने अपने अपना टाइम बांट रखा है, एक बार तू ओवम निकाल, एक बार मैं, एक बार तेरी बारी, एक बार मेरी बारी। समझ में आया आपको? तो एक बार ये वाली ओवरी ओवम निकालेगी और एक बार ये वाली ओवरी ओवम निकालेगी। ठीक है। इस बार ये वाली निकाले या ये वाली निकाले, यूटेरस के अंदर वही सब कुछ होगा। ओके। चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किन किन डेज में प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। सो बच्चों, मैंने ये पूरे 1 से लेके 28 दिन यहाँ पर लिख दिए। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस किस दिन प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो देखिए, ये तो कंफर्म है कि जो ओवम है वो 14th डे रिलीज होगा। ओवम जो है वो 14th डे रिलीज होगा, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। बट किसी किसी फीमेल में जरूरी नहीं कि ये 28 दिन की ही साइकिल हो, 25 दिन की भी हो जाती है। ठीक है, परफेक्ट 28 दिन की मानी जाती है नॉर्मली, पर ये 25 दिन की भी हो जाती है, 31 दिन की भी हो जाती है, 30 दिन की भी हो जाती है। उस कंडीशन में ये जो ओवम का है, ओवम का जो रिलीज होना है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो अगर डॉक्टर्स से पूछा जाए कि किस किस डेज में प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं भाई स्टार्टिंग के 10 दिन हटाओ, लास्ट के 10 दिन हटाओ, बीच के जो 10 दिन है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यानी कि अगर हम परफेक्ट अगर देखें तो देखो, ये 11वां दिन से लेके ये 19, ठीक है, ये जो 11 तारीख है और ये 19 तारीख है, इसके बीच में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा किस में होते हैं? ठीक है, 13, 14, 15। समझ में आ रहा है? 13, 14, 15। ठीक है, 13, 14, 15 तारीख, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और फिर भी 11 तारीख से 19 तारीख को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बहुत चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। इसके अलावा अगर हम बाकी के डेज में बात करें तो इसमें प्रेगनेंसी के कोई चांसेस करें तो इसमें प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते?
स्टार्टिंग के डेज में क्यों नहीं होते? जब ओवम 14वें दिन रिलीज हो रहा है, समझो ये चीज, ओवम यहाँ पर 14वें दिन रिलीज हो रहा है, तो इस दिन प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी? जब यहाँ ओवम ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो इसलिए इन डेज में प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। और साथ ही साथ इन डेज में प्रेगनेंसी के चांसेस क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने आपको बोला कि ओवम 1 से 2 दिन रहता है, उसके बाद ओवम मर जाता है। अगर स्पर्म नहीं है तो ओवम मर जाएगा। 14वें दिन ओवम रिलीज हो रहा है, मान लो इस दिन भी हुआ, इस दिन भी हुआ, तो 2 दिन बाद वो मर जाएगा। यानी कि यहाँ तक तो स्थिति ओवम के जिंदा रहने तक आएगी नहीं। यहाँ तक की जो स्थिति है ओवम के जिंदा रहने की आएगी नहीं। यानी कि इस कंडीशन तक आते आते या तो प्रेगनेंसी हो चुकी होगी या फिर ओवम मर जाएगा। तो इस डेट से इस डेट तक ओवम अवेलेबल नहीं होगा। इस डेट से इस डेट तक ओवम यहाँ पर नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। बट ये जो पोर्शन है यहाँ तक, ओवम यहाँ पर इस डेट से इस डेट तक अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाए तो यहाँ पर ओवम के रहने के चांसेस होंगे इस डेट से, क्योंकि ओव्यूलेशन नॉर्मली 14 तारीख के इधर उधर होगा, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने भी दिन की हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स इस डेट से इस डेट तक के प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसमें भी हम बात करें तो 13, 14, 15। अब ये बात मैंने पहले ही बता दी थी, अब भी बता रही हूँ कि ये मत सोचिए कि हम कैलेंडर लेके बैठ गए और हमने कैलेंडर में 1 तारीख से लगाना शुरू कर दिया और उससे 14वीं तारीख लगा ली। इस तरह से नहीं लगाना है। जिस डेट को आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसे पहला दिन माना जाएगा और उसके 14वें दिन ओवम रिलीज होगा, ठीक है। इस तरह से मानिए आप, ओके। तो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में काफी कुछ हमने आपको बता दिया है। 2 चीजें और आपको याद रखनी है कि जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होती है, एक 13 से 14 साल की, 11 साल की, 12 साल की लड़की, ठीक है, जब वो प्यूबर्टी एज में एंटर करती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फर्स्ट टाइम होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो जो प्यूबर्टी की एज में जो लड़की एंटर करती है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसको हम मीनार्च बोलते हैं। इसे हम मिनार्क भी बोल सकते हैं। समझ में आया आपको? और ये नॉर्मली कब स्टार्ट होता है? 13 से 14 साल, 12 साल भी लिख सकते हो आप, 13 से 14 साल की जो लड़कियां होती हैं उनमें। इसको हम बोलते हैं कि किशोरावस्था में एंटर हो गया है, या कह सकते हो प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी इसकी स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ओके। अगर हम बात करें लगभग 50 से 45 से 55 साल की जो औरतें हैं, उनमें क्या होता है कि ये साइकिल होना बंद हो जाती है, ओके। ये साइकिल होना बंद हो जाती है, यानी कि जो लास्ट है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन वो हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन अब आगे नहीं होगा, ठीक है। ब्लीडिंग ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 सेकेंड, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि स्टॉप हो जाती है हमेशा के लिए लगभग 45 से 50 साल की औरतों में, और उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके अंदर नहीं होती, ब्लीडिंग ब्लीडिंग होना सब कुछ बंद हो जाता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, या इसको मीनोपॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बार जब लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है उसे मिनार्क बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाती है तो उसे मेनोपॉज बोलते हैं। एज मैंने लिख दी है। अब आप समझिए ये चीज कि पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मिनार्क की कंडीशन जो आ जाती है, उस कंडीशन के बाद से एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर उसकी होने लग गई है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है अगर स्पर्म अवेलेबल है। और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है मीनोपॉज, 45 से 50 साल की जो एज है, उसमें मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ये पूरी साइकिल बंद हो जाती है। तो इसके बाद वो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, चाहे स्पर्म अवेलेबल हो या ना हो। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे।
कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर 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 बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सो मच। आपके लिए इसी तरह से बायोलॉजी पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। 11th 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।